नमस्कार, जोहार किसान भाइयों। आप देख रहे हैं मौसम आधारित कृषि झारखंड के किसानों के लिए। और इसमें हम लोग मौसम के बदलाव के साथ खेती कैसे करें उस पर चर्चा करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इस सप्ताह हमारे किसान भाई क्या करें, किस तरह से खेती का प्लानिंग करें, किस तरह से आगे जो खरीफ में खेती होना है उसके लिए क्या क्या अभी से तैयारी कर लें। क्योंकि आपको मालूम है कि इस बार अल नीनो का खतरा मंडरा रहा है और उसके आधार पर बारिश बताया जा रहा है आईएमडी के द्वारा, मौसम विभाग के द्वारा, कि बारिश कम होगी। इसलिए उसको देखते हुए हम लोगों को प्लानिंग करना है। और चूंकि आज 15 जून है, तो इस सप्ताह 15 जून से अगले सप्ताह तक किस तरह की वर्षा होगी झारखंड में और उसके आधार पर क्या खेती करें उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 12 जून को अपने झारखंड में मानसून प्रवेश कर चुका है। और पूर्वी सिंहभूम, उधर आपको दुमका, धनबाद और साहेबगंज, इस सब एरिया में आपको मानसून का वर्षा हो चुका है। और चकुलिया में तो 93 मिलीमीटर तक वर्षा हुई है। लेकिन एक तरह से कहें तो ठमका हुआ है, मतलब कि बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है जिस तरह से बढ़ना चाहिए। और उसका कारण है अल नीनो, जैसा बताया जा रहा है कि बारिश होगी, लेकिन जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी नहीं बारिश होगी। और जैसा कि आईएमडी का मौसम विभाग का कहना है, उसके अनुसार उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि 17-18 तक पूरे झारखंड में मानसून की बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कि कहीं कम, कहीं ज़्यादा हो, कहीं छिटपुट हो। और लेकिन मानसून की बारिश लगभग 17-18 तक पूरे झारखंड में हो जाने की संभावना है। वैसे जो दक्षिणी झारखंड है या दक्षिणी पूर्वी झारखंड का जिला है, वहाँ तो बारिश हो रही है, हल्की फुल्की कहीं अच्छी बारिश हो रही है। लेकिन जो उत्तरी जिला है या उत्तरी पश्चिमी जिला है, जैसे आपको गढ़वा हुआ, डाल्टनगंज हुआ, या फिर लातेहार है, चतरा है, कोडरमा है, हजारीबाग है और गिरिडीह है, तो इस तरह के जिलों में थोड़ा सा 2-3 दिन देर से आता है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 17-18 तक आ जाएगा मानसून। लेकिन अच्छे वर्षा का संकेत यहाँ भी 21 से 24 तारीख के बीच में है। तो मान के चले कि 21 से 24 के बीच में अच्छी वर्षा पूरे झारखंड में सब जगह होनी चाहिए। लेकिन वो अभी डिपेंड करता है कि जो कितना तीव्र गति से मानसून आगे बढ़ता है। लेकिन चूंकि मानसून का वर्षा होना है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छी वर्षा होगी। और कहीं कहीं अच्छी वर्षा हुई है, लेकिन अल नीनो के खतरा के कारण थोड़ा सा डर जरूर है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं। और इसीलिए हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि इस बार आप लोग जो मध्यम जमीन है, टाड़ में तो दलहन तिलहन लेते ही हैं, लेकिन मध्यम जमीन में जिसमें आसानी से वर्षा का पानी निकल जाता है अधिक वर्षा होने पर, वैसे खेत में भी धान न लगा के आप लोग दलहन तिलहन लगावे, अरहर लगावे। अरहर के साथ जो अंतर्वर्ती खेती कर ले, आप तिल का कर सकते हैं, अरहर तिल, या अरहर मूंगफली, या अरहर उड़द, या सब्जी में अरहर भिंडी भी कर सकते हैं। तो जहाँ लेकिन पानी निकास का व्यवस्था अच्छा हो, वैसे खेत में आप लोग निश्चित रूप से अरहर की खेती करेंगे, अंतर्वर्ती खेती, तो इस बार अच्छा उत्पादन होगा। क्योंकि अगर मध्यम खेत में आप लगाते हैं धान और अच्छी वर्षा नहीं हुई, तो आपका धान प्रभावित होगा, उपज कम मिलेगा, खराब होने का भी चांस रहेगा। नीचे वाले खेत में तो हो जाएगा, क्योंकि उतनी वर्षा होगी। बहुत ज़्यादा लीनो के कारण कम वर्षा का संकेत नहीं है, लेकिन 20% तक कम होने के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए नीचे वाले खेत में धान लगाए, और मध्यम खेत में भी जहाँ पानी निकास का व्यवस्था हो, वहाँ पर आप अरहर के साथ अन्य दलहन को या तिलहन को आप ले सकते हैं। और लेकिन अब चूंकि नर्सरी का समय चल रहा है, नर्सरी जल्द से जल्द आप लोग लगा लें। जो लगा चुके हैं उनको भी एक बार में नर्सरी नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा करके आप जितना खेत है उसको 5-6 भाग में बांट दें, और एक एक सप्ताह पर
आप नर्सरी लगाते चले, थोड़ा थोड़ा लगावे, क्योंकि एक ही बार में बारिश होगी नहीं, बीच बीच में आपको कुछ समय बिना बारिश वाला आएगा। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके नर्सरी लगाना है, लेकिन नर्सरी लगाते चलना है। अब चूंकि अगला जो बारिश होगा, जो अच्छी बारिश के संकेत मिल रहे हैं 21 से 24 के बीच में, तो उस समय अगर अच्छी वर्षा होती है या कहीं कहीं अच्छी वर्षा हो रही है, तो जो लोग नर्सरी लगा चुके हैं वो रोपाई कर सकते हैं। और जहां पर अभी लगाएंगे तो 15 दिन 16 दिन के बाद ही तैयार होगा। लोग क्या समझते हैं आप लोग कि 20 दिन 25 दिन का बिचड़ा लगावे, लेकिन अगर 15 दिन 16 दिन का बिचड़ा आप लगाते हैं और एकल बिचड़ा लगाते हैं तो उसमें अच्छा उत्पादन होता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ा 20 दिन का 25 दिन का बिचड़ा लगावे। और 25 दिन का बिचड़ा जो लगाते हैं उसमें ज्यादा संख्या लगाया जाता है और उत्पादन भी कम होता है 25 दिन का बिचड़ा लगाने पर। उसके बाद वाला तो हम लोग बोलते हैं लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उपज काफी प्रभावित होता है। तो आपको कोशिश करना है कि बिचड़ा थोड़ा थोड़ा करके लगाते रहे, और 14 दिन 15 दिन का बिचड़ा अगर हो जाता है तो एक एक बिचड़ा एक जगह लगावे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा आपको। अब वैसे जो नर्सरी आप लगाएंगे, 100 वर्ग मीटर का नर्सरी जो लगाएंगे, उसमें कितना कितना खाद डाला जाता है वो मैं बता दूं कि यूरिया 1.5 किलोग्राम 100 वर्ग मीटर में। आप अगर नर्सरी लगा रहे हैं धान का, तो उसमें यूरिया 1.5 किलोग्राम, DAP 2 किलोग्राम और पोटास खाद जो लाल खाद आता है जिसको MOP बोलते हैं, 1.5 किलोग्राम आपको डालना है। इतना खाद आपको डालना है नर्सरी में। लेकिन अगर नर्सरी टाण में आप लगा रहे हैं, बारी में लगा रहे हैं, टाण में लगा रहे हैं, ऊपर वाला खेत में लगा रहे हैं, तो अपने यहाँ झारखंड की मिट्टी में अमूमन मान के चले कि 60 से 70% खेतों में सल्फर और बोरन की कमी है, और टाण वाला खेत तो अम्लीय होता है। तो उसमें आप कुछ और भी डालें, जैसे सल्फर पाउडर 250 ग्राम और बोरैक्स पाउडर जो 10% वाला आता है वो 100 ग्राम, और चूना 4 किलोग्राम, चूना 4 किलोग्राम। इतना आप यूरिया, DAP और पोटास खाद के साथ टाण वाला खेत में डालेंगे तो नर्सरी आपका अच्छा होगा। लेकिन नीचे वाला खेत में आप अगर नर्सरी लगा रहे हैं तो नीचे वाला खेत में हो सकता है कि जिंक की कमी हो। हालांकि जिंक की कमी मात्र 5% खेतों में ही पाया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर नीचे वाले खेत में नर्सरी डालते हैं तो आप 250 ग्राम प्रति 100 वर्ग मीटर में जिंक सल्फेट, जो 21% वाला जिंक सल्फेट आता है, उसको डालेंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा करेगा आपके नर्सरी को। और उसके अलावा अगर आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं तो बढ़िया है, लेकिन निराई गुड़ाई नहीं कर सकते हैं तो वैसी स्थिति में आप जब बुआई करें नर्सरी में धान की, तो बुआई करने के तुरंत बाद, जैसे आज बुआई करते हैं तो कल या परसों ही उगने के पहले, यानी कि आज बुआई की है तो कल या परसों में आप बूटाक्लोर 50 EC पावर होता है, बूटाक्लोर 50 EC 3 मिलीलीटर, या प्रेटिला क्लोर आता है 1.5 मिलीलीटर, या पेंडीमेथिलीन 30 EC पावर है, 30 EC वाला पेंडीमेथिलीन 3 मिलीलीटर, यानी कि बूटाक्लोर और पेंडीमेथिलीन 3 मिलीलीटर और प्रेटिला क्लोर मिलता है तो 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर बुआई के दूसरे या तीसरे दिन छिड़काव कर देना है। खरपतवार मारना है तो, अगर आपको लगता है उसके खेत में जहां आप बुआई कर रहे हैं नर्सरी का खरपतवार ज्यादा उगता है तो इसको कर सकते हैं। लेकिन बहुत किसान भाई बोलते हैं कि हमारे यहाँ दूब मोथा बहुत उग जाता है, तो उसके केस में आपको नर्सरी लगाने से 1 सप्ताह 10 दिन पहले ही एक दवा है ग्लाइफोसेट ऐसा दवा है कि सब कुछ को मार देता है। इसीलिए ग्लाइफोसेट बुआई के नर्सरी बोना है उसके 1 सप्ताह पहले, कम से कम 1 सप्ताह पहले, वैसे 10 दिन पहले देते हैं तो ज्यादा अच्छा है, तो 1 सप्ताह से 10 दिन पहले बुआई के 41 SL पावर वाला आता है ग्लाइफोसेट, 41 SL ग्लाइफोसेट पावर आता है, 8 से 10 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर दीजिएगा तो आपका दूब मोथा भी नष्ट हो जाएगा, और उसके बाद उसमें बुआई आप कर सकते हैं 1 सप्ताह के बाद, 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद। लेकिन कभी भी ग्लाइफोसेट को बुआई के तुरंत बाद या बुआई के तुरंत पहले व्यवहार नहीं करना है, नहीं तो आपका फसल नष्ट हो जाएगा। खड़ी फसल में भी ग्लाइफोसेट का व्यवहार नहीं करना है। तो इस तरह से इस बार हम लोग प्लानिंग कर लें कि कैसे खेती करना है, और मॉनसून को देखते हुए मॉनसून की बारिश होगी, लेकिन मॉनसून की बारिश थोड़ी सी कम रहने के संकेत मिल रहे हैं। इसीलिए अभी से आप लोग थोड़ा थोड़ा करके नर्सरी लगावें, और जो दवाइयां मैंने बताया है वो डालकर
और समय से रोपाई करते चले और नीचे वाला खेत में धान की रोपाई करें तो बेहतर है और मध्यम और ऊपर वाला टाड़ में दलहन तिलहन की बुआई करें तो निश्चित रूप से इस बार अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा। धन्यवाद। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अगर कोई प्रश्न है तो अपने प्रश्न को भी हमसे इसी यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं, तो आपके प्रश्नों का भी समाधान मैं करूंगा। और आपको अगर चैनल अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, लाइक करें कि इसका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो सके। धन्यवाद।